मिलकर के अपने समाज में शिक्षा के स्तर को बेहतर से उच्चतम तक ले जाना है, तभी ये हमारी लड़ाई माकूल स्थान पर पहुंचेगी। तो आज हमारी जेब में बचा क्या है? खेत में फसल नहीं बची, जेब में पैसा नहीं बचा, तो बचाइए इस देश का जो आधार है, जो इस देश का अन्नदाता है, उसका बच्चा अगर पढ़ नहीं पाएगा तो कल भिखारियों की जमात में शामिल होगा कि नहीं होगा। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगी, हमारा समाज कभी ये लड़ाई पूरी करके अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकता। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज अपने तमाम किसान भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए इस देश की राजनीति में किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, शोषित समाज को का मेरा नाम, एक सम्मान और एक मजबूत आधार अपना दल, ये केसरिया नीला झंडा देने वाले अपना दल के संस्थापक यशगाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हमारे साथ सिकंदरा विधानसभा कानपुर देहात में इस कार्यकर्ता बैठक कार्यक्रम में कानपुर देहात की सीमा से इस कार्यक्रम स्थल तक बड़ी मजबूती, बड़ी जिम्मेदारी से हमको लाने का काम करने वाले हमारे युवा जिला अध्यक्ष अभय पटेल, महिला अध्यक्ष आशा पटेल, जिला महासचिव जीतू सविता और उनकी अगुवाई में हमारे साथ चलकर आए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजय पटेल जी, प्रदेश महासचिव गगन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच डॉक्टर पंकज पटेल जी, प्रदेश सचिव युवा मंच इंजीनियर सचिन पटेल, धर्मेंद्र पटेल जी, हमारे साथ गठबंधन धर्म में पुरजोरी से हमारा साथ हर कोने हर नुक्कड़ पर निभा रहे हमारे गठबंधन की पार्टी समाजवादी पार्टी के अपने तमाम पदाधिकारियों का, इस कार्यक्रम में अपनी ऊर्जा लगाने वाले, अपना दल के इस संघर्ष में अपनी जिंदगी, अपना समय, अपना वजूद लगाने वाले अपने तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों का, इस कार्यक्रम के संयोजक जिनका हाथ, जिनका आशीर्वाद लगातार हम सब के ऊपर है, विश्राम स्वरूप कटियार जी, शोभा पटेल जी, राजकिशोर कटियार जी, और इस मंच के अध्यक्ष आदरणीय बसंत लाल पटेल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन लाल जी, और इस मंडल को अपना दल की नीति और रीतियों के साथ लगातार बढ़ाने वाले हमारे वर्तमान मंडल अध्यक्ष हीरालाल राठौरिया जी, आप सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए इस देश की आधी आबादी अपनी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबके बीच में जब आए थे और जिनकी वर्तमान में आज सरकार है, वो क्या कह के आए थे? वो ये कह के आए थे कि हम किसानों की सरकार चलाएंगे और किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो एक सवाल इस मंच के माध्यम से आपके लिए, अपने लिए, इस देश के किसानों के लिए पूछना चाहते हैं कि कौन से किसान की आय दुगना करने की बात थी? क्या उस किसान की आय दुगना करने की बात थी कि जो किसान अपने खेत के लिए खाद लेने जाता है तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है? या उस किसान की आय दुगनी करने की बात थी जो अपने खेत से अपना गेहूं, अपना धान लेकर के जब बाजार में बेचने जाता है और जब उसका ये फसल बिकती नहीं है तो उसको जलाने को मजबूर हो जाता है? या उस किसान की दोहरी, या उस किसान की आय दोगुनी करने की बात की थी जो आज दिन
का किसान है और रात को अपने खेत अपने फसल का मजदूर बन के बैठा है। ये पूछना चाहते हैं कौन से किसान की दोगुनी आय करने की बात की थी। असल में जब वो बोले ना तो जबान जरा सी फिसल गई। किसान की आय दोगुनी नहीं करनी थी, किसान को दोगुनी मार देनी थी। और वो मार क्या है ये समझ लीजिए। वो मार ये है कि इस देश को अस्तित्व, इस देश को पहचान दिलाने वाला और जिसके नाम से भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, उस देश का किसान आज इस देश में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। उस देश का किसान, उस देश का किसान आज इस देश में सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगा तेल, डीजल, पेट्रोल इस्तेमाल करके अपने खेत में फसल उगा रहा है। ये हुई पहली मार। और दूसरी मार तो और भयावह है। दूसरी मार ये है कि जब मेहनत से अपनी जेब कटने के बावजूद अपने खेत की फसल लेकर के बाजार में जाता है तो औने पौने दाव में उसकी फसल खरीद ली जाती है। तो आज हमारी जेब में बचा क्या है? खेत में फसल नहीं बची, जेब में पैसा नहीं बचा, तो बचाइए इस देश का जो आधार है, जो इस देश का अन्नदाता है, उसका बच्चा अगर पढ़ नहीं पाएगा तो कल भिखारियों की जमात में शामिल होगा कि नहीं होगा। ये है इस देश के साथ की सारी, इस देश के किसानों की दोहरी मार। हमारा देश आजाद हो गया, बड़े पटाखे फूटे, लेकिन जब जंगे आजादी खत्म करके हमारा देश करवट ले रहा था आजादी की तरफ, जब हम आजाद भारत की नींव डाल रहे थे, तब इस देश के तथाकथित राष्ट्रीय आंदोलन के नेता मौन थे। उनके दिल दिमाग में कभी ये सवाल नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई नियत नहीं थी, कोई नीति नहीं थी कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का आदिवासी इस देश में किस पायदान पर खड़ा होगा। यह अस्तित्व की लड़ाई है जो उस वक्त से शुरू हुई है और आजादी के आज 70-75 साल के बाद भी हम अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। आज जिस आधुनिक भारत की बात हम करते हैं ना, उस आधुनिक भारत की बुनियाद में जो खंबे गड़े हैं, अगर मौका मिले और इच्छा अगर मन में रहे तो उन खंबों को जरा सा खुरचने का काम कर दीजिएगा। किसी ना किसी खंबे पे, या कहना गलत नहीं होगा, हर खुरचे हुए खंबे पर आपको कोई ना कोई सामाजिक न्याय की सोच रखने वाला एक बहुजन जरूर मिल जाएगा। सामाजिक परिवर्तन की नींव रखने वाला एक बहुजन जरूर दिखाई दे जाएगा। चाहे पेरियार हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे मान्यवर काशीराम हो, चाहे तथागत गौतम बुद्ध हो और चाहे हमारे पुरोधा डॉक्टर सोनेलाल पटेल हो, हर किसी का ये मानना रहा है, हर किसी ने ये सोच आपके बीच में आके रखी है कि शिक्षा सामाजिक न्याय के विचार का केंद्र बिंदु है। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगी, हमारा समाज कभी ये लड़ाई पूरी करके अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकता। यहाँ बात हो रही थी बुजुर्गों की। निसंदेह जो 25 साल पहले युवा था आज बुजुर्ग तो हो ही गया, और जो आज युवा है उससे कहना चाहूंगी कि अभी आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ऐसे ही बुजुर्ग कहलाने के लिए और अपने बाल संघर्ष के साथ पकाने के लिए अपनी पीठ तैयार कर लीजिए। याद रखिएगा, आज जो बुजुर्ग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें उनके घर का बच्चा शिक्षित हो रहा है, और आज जो नौजवान हैं उनको ये कोशिश करनी है, उनको इस बात में अपनी जान लगा देनी है that we have to rise, we have to take the standards of education in a society from better to best। मतलब हम सबको मिल करके अपने समाज में शिक्षा के स्तर को बेहतर से उच्चतम तक ले जाना है, तभी ये हमारी लड़ाई माकूल स्थान पर पहुंचेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य एक इंसान कहलाने के लिए बुनियादी जरूरतें हैं। और शिक्षा का स्तर देख लीजिए, जो गांव में सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा का अता पता नहीं है।
और जो शहरों में प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि उसको अपनी जेब से वो पैसा दे करके बच्चों को पढ़ाने की औकात इस कमेरा समाज में नहीं रह गई है। तो जब हमारा बच्चा प्राथमिक शिक्षा नहीं ले पाएगा, बेसिक शिक्षा नहीं ले पाएगा, तो ये बताइए जिस IIT और जिस बड़े बड़े चमाचौंध वाले प्राइवेट कॉलेजों को दिखा करके आपका वोट लेने का काम कर रहे हैं, वहां तक हमारा बच्चा कैसे पहुंचेगा? ये सिर्फ लुभावनी चीजें हैं जो हमको दिखाई जा रही हैं और हमको समझाई जा रही है। असल में बात सिर्फ इतनी है कि ये चाहते नहीं कि हमारे समाज की नींव हमारा ये बच्चा पढ़ लिख करके समाज में एक बड़े बदलाव का कारण बन जाए, इसलिए शिक्षा को ही इन बच्चों से दूर कर दो। लेकिन हमें समाज के पुरोधा, हमें समाज के बुजुर्ग, हमें समाज के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अपने आप से ये प्रण करना होगा कि हमारी लड़ाई बेहतर शिक्षा की है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है और हमारी लड़ाई अपनी जिंदगियों को, अपनी पीढ़ियों को एक बेहतर समाज देके जाने की।